रहमान डकैत की दी हुई बहुत बड़ी कसाई नुमा होती है। तो वो जो वर्ड था ना, तो वो कसाई नुमा को जस्टिफाइड करना चाहिए था। अगर कैरेक्टर का एक बिहेवियर इस किस्म का है तो एक्शन भी उसी किस्म का होना चाहिए। 500 फिल्में, एक स्टंट मैन से आज एक एक्शन डायरेक्टर का जो सफर था। मैं जब स्टंट्स करता था ना, मेरी वाइफ को पता नहीं होता कि मैं आज स्टंट्स करने जा रहा हूँ। सिवाय मेरी माँ के किसी को नहीं पता था कि मैं क्या करने। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अरे क्या बात है सर। एक्शन सीक्वेंस आपने जो कंपोज किया, तो क्या डायरेक्टर का ब्रीफ मिला था आपको कि रॉ करना है या फिर कुछ? फिल्मों में हम लोग जो दिखाते हैं ये सब कुछ झूठ है, लेकिन इस झूठ को सच कैसे बनाना है ना, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और इस बार की ईदी तो ऊपर वाले ने आपको खूब दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में एक होता है पर्दे का जादू और एक होता है उस जादू को हकीकत बनाने वाला जादूगर। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने एक्शन की स्याही से इतिहास लिखा है। चाहे वो धुरंधर जैसी फिल्म हो या बदलता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, लवेबल सैयारा फिल्म, उन्होंने दोनों को आत्मसात किया है। आइए आज मिलते हैं उस लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर से जिनका नाम है एजाज गुलाब जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फलसफा प्रेजेंटेड बाय कोको हाई, मार्केटिंग पार्टनर टीबीबी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फलसफा के इस एपिसोड में। ऑडियंस को मेरा सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब मैं एक्शन डायरेक्टर बना था 2006 में, तो सबसे बड़ी फिल्म किया था मैंने, शूट आउट एट लोखंडवाला। तो उसमें उस पहली फिल्म में भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था और इनफैक्ट आईफा का अवार्ड भी मिला था उस साल का बेस्ट एक्शन का। बट उसके बाद अब जा कर के जो धुरंधर में मिला है, ये जितने साल जो बीच में बीत गए उतने साल का जो है बोनस एक साथ मिल गया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि धुरंधर का सक्सेस ये दर्शाता है कि जो टीम है, इतनी कड़ी मेहनत आप लोगों ने की है, वो दिखता है पर्दे पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर की बात हो जाए, डायरेक्शन की बात हो जाए। आज लोग व्याख्या कर रहे हैं एक एक सीन के पीछे क्या हकीकत है, किसकी मेहनत है। सबसे बड़ी बात है कि किसकी मेहनत है। बेशक बेशक, सारे टेक्नीशियंस का मतलब योगदान जो है एक बराबर सा रहा। हर किसी ने अपना 100% देने की कोशिश की और वो 100% जो है आज एक सक्सेस में तब्दील हो गया। सर, 500 फिल्में आपने की जी, और अलग अलग जिंदगानियाँ। कैसा लगता है सर जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी, एक स्टंट मैन से आज एक एक्शन डायरेक्टर का जो सफ़र था? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मेहनत के साथ साथ जो मेरी माँ है, उनकी दुआएं मेरे साथ हमेशा रहती है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन स्टंटमैन, बेसिकली मेरे डैडी जो थे, मेरे वालिद जो थे, वो एक्शन डायरेक्टर थे, गुलाब राम। अच्छा। बट जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे वो ये कह सकता हूँ कि उनका जो दौर था, क्योंकि वो काफ़ी बीमार भी रहते थे और ज़्यादा काम नहीं करते थे, तो इसके लिए उन्होंने मतलब कोई बड़ी फिल्म या कोई ऐसे कुछ खास फिल्में नहीं की। बट जब मैंने उनके पास सीखा, जो उनसे ट्रेनिंग ली शुरू में इंडस्ट्री में, आज मेरे अगर गुरु हैं तो वो 2 गुरु हैं। मेरे वालिद तो एक थे जिन्होंने शुरुआत कराई थी, बट कादर भाई थे जिन्होंने मुझे एक्रोबेट्स, हॉर्स राइडिंग, लाठी फाइट, स्टंट्स कैसे परफॉर्म करना चाहिए, ये सब सिखाया था। और ये सब हमको वो सुबह 5 बजे से लेके तो सुबह 9 बजे तक चरनी रोड की बीच पे सिखाया करते थे। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे कोई क्लासेस वगैरह होती नहीं थी। हाँ, उतना किसी को पता भी नहीं था। करेक्ट। तो रोज़ सुबह में 5 बजे उठ के जाना पड़ता था उनके पास और 9 बजे तक वो हमको 9 कभी 10 खुद ट्रेनिंग देते थे। अच्छा।
और क्योंकि कादर भाई जो थे मेरे मेरे वालिद के शागिर्द भी थे, ओके। तो ये उनका ही एक था कि मेरे वालिद ने भी काफ़ी लोगों को ट्रेन किए थे उस दौर में। तो उनमें से एक शागिर्द उनके थे कादर भाई, जो उन्होंने भी काफ़ी लोगों को ट्रेन किए। मतलब मेरे साथ के तकरीबन मैं बोलूँगा 40-50 लोग हैं जो कादर भाई के अंडर ट्रेनिंग लिए हुए। अच्छा। हाँ, फिर जब मैं स्टंटमैन बन गया और वालिद का इंतकाल हो गया 93 में, तो 92 में अब्बास भाई और हनीफ अब्बास करके दोनों एक्शन डायरेक्टर बने थे, जिन्होंने मदोश, सरफरोश, गुलाम ऐसी फिल्में की। तो वो लोग भी मेरे डैडी के असिस्टेंट हुआ करते थे। अच्छा। तो मतलब एक कहते ना कि एक फैमिली के साथ साथ वो रुझान चलता रहा। फिर मैंने उन लोगों को भी असिस्ट किया, हनीफ भाई, अब्बास भाई। फिर दोनों सेपरेट भी हो गए। सेपरेट होने के बाद में मैं अब्बास भाई के साथ ही लगा रहा, क्योंकि अब्बास भाई का जो लाइक क्रिएटिविटी कहिए या जो टेक्निकली जो स्ट्रांगनेस थी, वो देख के मुझे लगा कि शायद अब्बास भाई के पास मुझे बहुत कुछ काम सीखने को मिलेगा। तो आज जो भी मैं अपनी फिल्मों में टेक्निकलिटी बोलो या किस तरीके से एग्जीक्यूशन बोलो, ये सब अब्बास भाई से सीखा। अच्छा। तो इस हिसाब से मेरे जो है, मैं कह सकता हूँ कि 2 गुरु है। एक जो मुझे स्टंट परफॉर्म करने के लिए सिखाया गया, और एक गुरु जो मुझे एग्जीक्यूशन करने के लिए सिखाया गया। तो आप अपने नाम के साथ अपने वालिद का नाम आप जोड़ते हैं ना, एजाज गुलाब? जी बेशक। वैसे मेरा नाम मोहम्मद एजाज शेख है। हाँ, वो क्योंकि वालिद जो थे मेरे, वो उनका नाम गुलाब उस्मान तंबोली करके था। अच्छा। बट क्योंकि वो अजीम भाई के पास काम करते थे और हम लोग सब महाराष्ट्र से थे, तो जब अजीम भाई बहुत खुश होते थे उनके किसी काम से, तो उनको गुलाब राव करके आवाज़ देते थे। अच्छा। तो इंडस्ट्री में उन्होंने भी अपना नाम गुलाब राव ही रख लिया था। अच्छा। जब मैं नया बना था, मेंबर मतलब काम करना शुरू किया था, तो लोग जब कि मेरे काम की तारीफ़ करते थे या एक दूसरे को बताते थे, तो इस तरीके से बता रहे, वो गुलाब का लड़का है, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो गुलाब का, उसकी हाइट कम है लेकिन लड़का बहुत अच्छा करता है, एक्रोबेट अच्छा करता है, हॉर्स राइडिंग अच्छी करता है, स्वॉर्ड फाइट, उस टाइम पे सब वो दौर था, वो दौर के हिसाब से अच्छा काम करता। तो लोगों ने गुलाब का लड़का करने लगे। तो फिर मुझे लगा कि ये अच्छा एक नाम है, और क्योंकि वालिद भी है, अपने पिता का नाम अगर साथ में रखो फिर क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि पिता का नाम साथ में और माँ की दुआएं साथ में। धुरंधर पे आते हैं जी। जो अभी चारों तरफ जो अभी खुमार जो छाया हुआ है, वो धुरंधर का ही छाया हुआ है। बेशक। आप लोगों ने ऐसी फिल्म बना दी है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वही छाया हुआ है। बहुत सारी फिल्में पोस्टपोन्ड हो रही हैं क्योंकि कोई आ नहीं रहा है सक्सेस की वजह से। सक्सेस की वजह से। सर, उसका जो एक्शन सीक्वेंस आपने जो कंपोज किया, एक तो रॉ है, तो क्या डायरेक्टर का ब्रीफ मिला था आपको कि रॉ करना है या फिर कुछ और बात थी, वो जानना चाहता? नहीं, बेशक डायरेक्टर का ब्रीफ बहुत अच्छा मिला था। अच्छा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा आपको कि जो ओजस गौतमी जो उनके डीए हुआ करते थे, उन्होंने जब ये स्टोरी नरेट की थी हम लोगों को, ओजस यामी जी का भाई है? यामी जी का भाई जी, हाँ। जब उनसे मैंने 3 टाइम स्पेशली नरेशन लिया। अच्छा। बिकॉज ओजस जब नरेट करता था ना, वो इटसेल्फ इतना फील करके करता था कि पूरी फिल्म की स्टोरी जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर थी हमारे दिमाग में। अच्छा। फिर जब उसके बाद बीट बाय बीट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जब हमको नरेशन मिलने लगा कि नहीं, इस सीक्वेंस में मैं ऐसे देखना चाहता हूँ या इस सीक्वेंस को हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो आदित्य सर हर चीज़ में बहुत क्लियर थे कि उनको किस कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाना है, कितना खूंखार दिखाना है, कितना ब्रूटल दिखाना है, कितना उसका नेचर कैसे होगा अपने लोगों के साथ, दुश्मनों के साथ। तो ये बहुत क्लियर था उनका। अच्छा। तो जो जैसे अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जब रहमान डकैत का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को उन्होंने इस तरीके से नरेट किया था हमको कि हमको हर बार लगता था कि अगर रहमान, क्योंकि उनका जो पहली लाइन जो थी कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ही कसाई नुमा होती है। तो वो जो वर्ड था ना, तो वो कसाई नुमा को जस्टिफाइड करना चाहिए था, और हम सब उसी में लग गए फिर कि नहीं यार, जब अगर कैरेक्टर का एक बिहेवियर इस किस्म का है तो एक्शन भी उसी किस्म का होना चाहिए। तो हर सीक्वेंस में उन्होंने ब्रीफ बहुत अच्छे से किया था, और हम लोगों ने नए तरीके निकाले कि किस तरीके से हम किलिंग्स किया जाए, किस तरीके से सोचा जाए, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है वेपन्स के तौर पे, मतलब अगर एक लोकेशन है तो उस लोकेशन की क्या एलिमेंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो उस सब को लेके काफ़ी एवरी टेक्नीशियन, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझे अगर कुछ प्रॉप भी बनानी होती थी, तो जो हमारे पीडी थे सैनी, उन्होंने मतलब उस जो भी मैंने प्रॉप बोला हूँ, भले वो बोल सकते थे कि भाई इसका हम लोग बनाना मुश्किल होगा, बट उस मुश्किल को भी उन्होंने कामयाबी दे दी। सैनी जी ने पूरा प्रोडक्शन डिजाइन पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन उन्होंने किया था। तो इस तरीके से हर किसी ने एक 100% दिया है। सर कितना वक्त लगा होगा आप लोग को ये स्टार्ट टू, मतलब शुरू करने से, मतलब प्री प्रोडक्शन में कितना समय लगा होगा? सिर्फ प्री प्रोडक्शन के टाइम पे एक्चुअली जब प्री प्रोडक्शन जब शुरू हुआ था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी फिल्म जो थी ना, प्री प्रोडक्शन स्टार्ट में बहुत कम हुआ था, लेकिन जैसे फिल्म की जिंदगी बनती गई तो हर एक मोड़ पे, हर एक सीक्वेंस के पहले हमारा प्रेप चालू हो जाता था। ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ फिल्म की शूटिंग जो है, एक्शन सीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमने तकरीबन 135 दिन की, अच्छा, सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस। लेकिन उसका प्रेप जो है वो पूरे मतलब थाईलैंड में, मुंबई में, सब जगह, थाईलैंड, मुंबई, पंजाब, राजस्थान राजस्थान नहीं, अपना पंजाब, हाँ। ये जहाँ जहाँ पर भी शूट हुआ है ना, हर जगह जो है ना हमको प्रेप करने का मौका मिला। क्योंकि जैसे ही उनका ब्रीफ मिलता था कि भाई मेरे को इस सीक्वेंस में ऐसे ऐसे देखना है, या अगर फर्ज करो अगर नॉर्मल सीक्वेंस भी है, जैसे कि हीरो लड़की लेके भाग रहा है, हाँ। तो उसकी चेज कैसी होगी, हम लोग कैसे उसको देखना चाहिए, उसके अंदर बैकग्राउंड में मैं म्यूजिक जो है वो मेरा सॉफ्ट भी होगा, टेम्पो भी चलेगा, तो किस तरीके से होगा। अच्छा, वो भी डिसाइडेड था पहले से? जी हाँ, मतलब आदित्य सर के दिमाग में तो डिसाइडेड था, बट क्योंकि जब वो ब्रीफ करते थे कि देखिए सर ये ना मेरा थोड़ा सा लाइट मूवमेंट होगा, अच्छा। तो उनका कहना ऐसा था कि ये थोड़ा सा लाइट मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे चीज़ें उस हिसाब से होनी चाहिए, और ये जो है मैं इसको राइज करना चाहता हूँ, टेम्पो को राइज करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कुछ क्रिएट करिएगा कि जिसमें जो है वो उस हिसाब से दिखे। तो ऐसा बहुत सारा ब्रीफ उनका मिलता था। फॉर एग्जाम्पल बाबू डकैत की किलिंग, एक साथ सर 3 या 4 सीन एक साथ वो हो रहा है, वो रस्सी जो उसके गले में चल रहा है, और वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, वो छत से कूद रहा है, करेक्ट, इधर वो उसको बंद करके डब्बे में, अपने इसमें कुकर में डाल रहा है, एक को मस्जिद से बाहर निकल के शूट कर रहा है, उसको शूट कर रहा है, और दूसरा वो टेम्पो का सर वो पंच, हाँ, रिक्शा का जो पलटी होता है। देखिए ये एडिट वाइट शिवम जी ने बहुत अच्छे से उसको, शिवाजी मतलब बहुत अच्छे से उसको मैं कहूँगा कि एडिट किया है, जो लग रहा है कि सब कुछ साइमल्टेनियस हो रहा है, बट ये हमने फ्रेजेस में किए थे, लेकिन हमने हर सीक्वेंस को ना एक अच्छे तरीके से किया था। ऐसे नहीं थे कि सिर्फ 4 शॉट लिए और हमने वो कर दी, पूरे सीक्वेंस की स्टोरी बनाई गई थी। जैसे अगर आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुकर वाला सीन अगर आप देखेंगे, आदित्य सर का जो था ना वो ब्रीफ बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर कट ब्रीफ था कि उनको ब्रूटैलिटी भी देखनी है, उनको लाइक कैरेक्टर का जो गुस्सा है वो भी नज़र आना चाहिए। तो जैसे अगर प्रेशर कुकर की बात करेंगे, जब उन्होंने ब्रीफ किया था उन्होंने बोला था कि ऐसा करेंगे कि वो प्रेशर कुकर जो है उसमें वो डाल के और फिर उसका गैस बढ़ा देते हैं वो लोग। मैंने बोला कि प्रेशर कुकर गैस बढ़ेगा फिर वो टाइम लगेगा, लाइक पानी गर्म होगा और फिर वो होगा, तो क्यों ना हम लोग पहले से उसको दिखाया कि उबलते हुए प्रेशर कुकर में डाला है और उसके बाद और उसको हीट कर दिया, बिकॉज जैसे बॉडी पानी गर्म पानी के खौलते पानी में टच होगी तो हमारा माइंड ऑलरेडी सोचना शुरू कर देगा कि इसकी क्या हालत हो रही है, राइट। और उसके बाद उसको बंद करके और फिर उस तरीके से गैस का बढ़ाना वो एक एक्स्ट्रा हो, तो उनको बहुत पसंद आया। बोला हाँ एजाज भाई अच्छा, बट वो फ्यूम्स वगैरह लाएंगे कैसे हम लोग। फिर हमने SFX टीम के साथ में और PD के साथ में वर्कआउट करना शुरू हुआ कि उसके अंदर फ्यूम्स कैसे दिखाए जाए। फिर बाकायदा आइडियाज़ आया और उसके हिसाब से हमने पूरा अंदर उसको एक रिग किया, जिससे हमने CO2 की गैस अंदर छोड़ी और वो गैस से हमको बबल्स भी मिले और स्मोक भी मिला। अब बड़ा रियल लगता है, लेकिन बहुत रियल लगता है, बहुत रियल लगता है, क्योंकि वो तो उसको उतना डीप किया भी था, मतलब बहुत सही तरीके से बनाया था उसको। फिर अगर आप देखेंगे कि जो फांसी मार के जो ड्रैगिंग वाला सीन, वो तो वो भी अद्भुत सीन था। करेक्ट आपने देखा होगा इसके पहले भी ड्रैगिंग करते हुए, हॉर्स राइडिंग से खींचते हुए, गाड़ियों से खींचते हुए। नहीं, लेकिन ये तो ऐसे पहनाया और उल्टा ही, करेक्ट वो जो टर्न था ना, हाँ जा रहा है सीधे, लेकिन वो खींचा पीछे। इम्पैक्ट ही वैसा चाहिए था कि सडन होना चाहिए, सब कुछ सडन होना चाहिए, उसका मारना सडन होना चाहिए, इसका मस्जिद में से निकला उसको गोली मारना सडन होना चाहिए। तो ये सब जो एडिट में एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि हमने जब शूट किया तो पूरा सीक्वेंस किया है, तो आपने चल रहा है फिर रहा है सब कुछ हो रहा है, लेकिन एडिट के अंदर जाकर के उन्होंने इतना
उसको शार्प कट किया है कि वो पूरा जो है ना उसका एक अलग क्या कहते हैं उसको इफेक्ट आया। और वो जो बाइक वाला जो सीन था, जो रस्सी वाला, वो सडन कॉर्नर में जाके वो जो लोहे के जाली में जो ये सब एकदम करेक्ट नया ही था पूरा, बिल्कुल नया था वो। क्योंकि वो टर्निंग पे, क्योंकि आपने अगर देखा तो वो टर्निंग पे हमने बनाया था। हाँ। तो इसीलिए आपने उसको यूज़ किया कि अगर टर्निंग पे जा करके अगर आदमी उस फोर्स में अगर जाएगा तो वहाँ जा करके अटक सकता है। हाँ। उसके लिए बाकायदा वो जाली जो है हमने पूरे रबर की बनाई थी, फेक बनाई थी। उस बंदे को हमने पूरा उसको ड्रैग करके उधर खिंचवाया था उधर पर। सो हर एक शॉट के लिए ना अलग अलग प्रिपरेशन होते थे। तो सर इसमें तो लोग बहुत चोट नहीं लगती है लोग? नहीं, उस शॉट में चोट तो नहीं लगी। सेफ्टी रखते हैं आप लोग? हाँ, सेफ्टी बिल्कुल पूरी सेफ्टी के साथ। अच्छा। हमने कोई भी सीक्वेंस के अंदर हमारे इतना ब्रूटैलिटी आप देखेंगे, इतना बड़ा एक्शन देखेंगे आप कि ब्लास्ट भी हुआ है, चीज़ें भी टूटी है, बिल्डिंग्स भी गिरी है, बट किसी को एक खरोच तक नहीं आई। इसी वाले सीन में वो जो एप्पल खाता है उसको बांध के सिलेंडर से करेक्ट ब्लास्ट कर देते हैं। करेक्ट। वो लाइटर ट्रैवल करके जाता है। हाँ। तो वो सर वीएफएक्स था या ओरिजिनल? नहीं, ब्लास्ट रियल था। ब्लास्ट रियल लिया किया था हमने। और बाकी जो लाइटर वाइटर का जो था वो सब मतलब हमने जला के फेंका था। अच्छा। बट उसकी फ्लेम को थोड़ा सा एनहांस किया गया है। अच्छा। और बाबू डकैत का तो जो मर्डर हुआ है, रहमान डकैत ने जो किया है वो, क्योंकि वो उसी एक सीक्वेंस का हिस्सा, अगर आप देखेंगे तो वो 5 मर्डर्स में से एक मर्डर वो भी है। तो उसका भी सेम ब्रीफ था कि भाई वो जब जा रहा है ना तो लोग उस पर नज़र रखे हुए उस लेन से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, बीच में लोग जो हमारे कैरेक्टर्स वो बात भी कर रहे हैं, अरे देखो उधर जा रहा है, अरे वो इमरान भाई की गाड़ी में बैठा है। कौन इमरान भाई? अरे अपना इमरान कहाँ? हाँ, तो वो ह्यूमर भी जो है ना साथ साथ में चल रहा है बेसिकली। अगर देखेंगे तो एक जोक्स की तरह जो है वो ह्यूमर भी साथ साथ में चल रहा है। इमरान खान का पोस्टर भी लगा। करेक्ट। फिर वो जब रिक्शा पलटी करना था तो मेरे को उन्होंने बोला था कि एजाज भाई जब रिक्शा ठुकेगी ना तो हवा में जाना चाहिए, उसी वैसे नहीं कि ठुकी और जमीन पे रोल कर गई। मैं चाहता हूँ कि वो हवा में ऊपर की तरफ ऐसा जाए और फिर उसमें से जो है ना वो बॉडी उड़ के गिरती है रहमान डकैत की। हाँ, एक बॉडी गिरती है। हाँ, कि उसकी जो बाबू डकैत की बॉडी जो है वो उसमें से उड़ के गिरती है और एक बॉडी उसके अंदर ही रह जानी चाहिए। बोले ठीक है। हमने बाकायदा उसके लिए पूरा प्रेप डे रखा। 2 दिन हमने उसके लिए अलग से रिक्शा बनाई गई, सेम जो उस लुक का 1-2 एक्स्ट्रा रिक्शा बनाई गई। उसको वायर लपेट के हम लोगों ने उसको रैचेट से खींचा। फिर देखा कि उसका टर्निंग कितना आ रहा है, 1 टन आ रहा है, 2 टन आ रहा है, 3 टन आ रहा है। अच्छा। वो सब पूरा प्रैक्टिस, मतलब पहले 1 टन आया, फिर सेकेंड टाइम किया, बोले नहीं थोड़ा और बढ़ाते करते करते फिर वो फाइनल जो है फिर हमने उनको वीडियो भेजा। बोले हाँ एकदम परफेक्ट है, मुझे इसके साथ ही करना। बट क्योंकि जब हमने किया था तब हमने एक ऐसी जगह किया था जहाँ पर लोग नहीं थे, बट उन्होंने बोला कि ये चीज़ मुझे मार्केट में करना है। हाँ, वो लियारी के हाँ, मतलब बिल्कुल मार्केट में करना है। तो इसको मार्केट में कैसे करेंगे, उसकी सेफ्टी क्या हुई। फिर चलो उसको हमने रीडिज़ाइन किया कि भाई जो आसपास में जो लोग चल रहे फिर रहे हैं वो हमने स्टंटमैन और स्टंट वूमेंस वगैरह रखी कि इन केस अगर कुछ आता है, बिकॉज क्या है ना कि स्टंटमैन्स आर ट्रेंड। उनको पता है कि अगर कुछ अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होना है और आंखों के सामने है तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप जब देखेंगे कि जो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे भी जो है ऊपर सब स्टंटमैन्स को आसपास में रखा गया ताकि ज़रा भी अगर कुछ फेलियर हो तो उसका जो है किसी को नुकसान नहीं हुए। और ये सीक्वेंस कहाँ, थाईलैंड में ही शूट हुआ था या? नहीं, जो चेस थी वो आपने थाईलैंड में शूट की थी। अच्छा। जो आप देखेंगे पूरा वो इमरान खान की रिक्शा देखो, ये देखो, वो सब पूरा थाईलैंड में शूट की। लेकिन जब वो एक सर्कल से आ करके ठोकते हैं ना वो हमने बॉम्बे में शूट की। अच्छा। बॉम्बे बोरा बाजार में। हाँ, क्राउड पूरा। हाँ वहाँ नहीं, पूरा बोरा बाजार को एक्चुअली पूरा पाकिस्तान से क्रिएट किया गया। अच्छा। एक होर्डिंग्स, एक बैनर्स, फिर जितने वहाँ पर दुकानें थी उन दुकानों के जितने ऊपर के जो सब चेंज किए थे, सब उर्दू में ही लिखे थे। करेक्ट। लग ही रहा था कि पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल पाकिस्तानी लग रहा था। वो भी वहीं किए थे। और जो सेकेंड पार्ट में जहाँ पर एसपी असलम जब अरशद पप्पू की गैंग को ख़त्म करने के लिए बेड़ा उठाता है और एक साइड से हमजा दौड़ा रहा है और दूसरी साइड से अरशद पप्पू ये बैठा है यहाँ पर अपनी टीम लेके, वो भी उसी जगह किए थे। अच्छा। सेम लोकेशन, लेन सेम थी बट लोकेशन डिफरेंट था बिकॉज उसके लिए एक अलग दिखना चाहिए था। हाँ। और वो जो गैंग थी उसके लिए तो एक अलग लेन थी बट उसी विसिर ने भी थी। और उसका जो सर को जो फुटबॉल बना देते हैं ये अलग से कुछ था? वो प्रोस्थेटिक का हेड बनवाया था हमने। अच्छा। बेसिकली प्रोस्थेटिक का हेड बनाया था। जब कटिंग वटिंग का शॉट हमने लिया पूरे अच्छे से
उसके बाद में उस प्रोस्थेटिक के हेड को बाकायदा वो फुटबॉल की तरह यूज़ किया उन्होंने। तो उसके लिए पूरा, हाँ, पूरा उसके लिए एक जो है लेटेक्स का पूरा बनाया गया जो देखने में बिल्कुल रियल था, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, लगता था कि बिल्कुल रियल ही है। हाँ नहीं, क्योंकि क्या है ना कि उसमें मेकअप वाला भी बहुत है, जो हमारे प्रोस्थेटिक वाले जो थे और जो मेकअप टीम थी अपनी, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान था, बिकॉज उन लोगों ने बाकायदा उनकी कास्टिंग करवाई थी, लाइक फेस के ऊपर उनका कास्ट लिया था। प्रीतिशील ना, प्रीतिशील ने, हाँ, उनका कास्ट करवाया था ताकि जब वो बने तो एक एक चीज़ लाइक पलकें होनी चाहिए, भवे सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ तक के अंदर जो आंखें हैं वो भी एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो पूरा फेस कास्ट करके किया, बारीकी से बहुत काम। बहुत बारीकी से, बिकॉज कास्टिंग मतलब फेस कास्ट करना जो है ना इतना आसान नहीं। हाँ जो एक्टर है वो भी मेरे ख्याल से करीबन 2-2.5 घंटा बेचारे वो कास्ट लगा के बैठे होंगे। हाँ हाँ, और क्या, नहीं तो इतना आसान, वो इतना आसान नहीं है इतना वो। आसान तो है नहीं। और क्योंकि वो सीक्वेंस में हमको दिखाना है कि वो हेड से खेल रहा है और हेड दिखना चाहिए, इसके लिए इतनी मेहनत सबने की थी उसमें। उसके लिए आप लोगों ने सीन भी स्टैब्लिश किया था पहले। करेक्ट। नहीं, वो अब आदित्य सर जी का एक खासियत ये है कि उन्होंने जो उनके कैरेक्टर्स का जो नेचर है ना उसको हर सीक्वेंस में दिखाया है। क्योंकि उन्होंने पहले स्टैब्लिश कर दिया कि इनका एक अपना वर्कशॉप है, वहाँ पर ये लोग फुटबॉल खेलते हैं, सब कुछ है, यू नो। तो वो उज़ैर का कैरेक्टर वैसे ही था कि वो खेलता है, फुटबॉल में बहुत माहिर है और बहुत इंटरेस्ट रखता है। तो जब वो आया तो वो और क्या कर सकता था उसके साथ, तो उसने फुटबॉल खेल के दिया। तो यही एक चीज़ है आदित्य सर की, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के नेचर को नहीं छोड़ा कहीं। उसका जो बिहेवियर है ना वो हर एक सीन में कहीं ना कहीं दिखाया है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज था या वो जो सोच रहा है वो सब उसके हाँ, इर्द गिर्द ही था। वो देखो, जब उसके बच्चे का, जब शादी के दौरान जब उसके बच्चे का बच्चे पे गोली चलती है, रहमान के बेटे पे गोली चलती है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि उस सीक्वेंस के अंदर जब लोग हॉस्पिटल में आते हैं और डेड बॉडी देखते हैं तो उज़ैर का जो है वो ऑटोमेटिकली वो चलना शुरू हो जाता है कि परेशान, बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। तो वहीं से एस्टैब्लिश कर दिया था उन्होंने कि ये कैरेक्टर जो है ना वो मतलब ऐसे सिचुएशन में हिल जाता है, हिल जाता है, वो ज़्यादा वो हाँ, पेशेंस लेवल कम है उसका। करेक्ट करेक्ट। सो मैंने कहा ना कि उनको बराबर हर एक कैरेक्टर के नेचर को जो उन्होंने मतलब टॉप टू बॉटम अच्छे से बिल्डअप किया है। और ये जो एसपी असलम का जो किरदार था जी, जब उसकी एंट्री होती है उसके बारे में कुछ बताएं। उनकी मतलब वो एंट्री तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हाँ, क्योंकि वो तो दिखाना था हम लोगों को कि एसपी असलम जो है उसका क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, मतलब किस किस्म का इंसान हो सकता है वो, जो भी मार रहा है, हाँ, हंस भी रहा है। करेक्ट करेक्ट, वैसा ही कैरेक्टर, वैसे ही कैरेक्टर मस्त मौला। पूरी फिल्म में ऐसा लगा मस्त मौला, उसको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं, लाइक अगर गन निकाल के शूट भी कर रहा है टाइम तो उसका भी मजा ले रहा है उसका वो। ही मजा ले रहा है। तो वो उन्होंने वो भी ब्रीफ किया था कि एसपी असलम के लिए गोलियां चलाना कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा कोई बड़ा काम नहीं उसके लिए, और वो बहुत मामूली सा है उसके लिए। किसी की जान लेना मतलब बहुत मामूली, बिकॉज ऑलरेडी जो एसपी असलम जो पाकिस्तान के होंगे उन्होंने ऑलरेडी इतने सारे एनकाउंटर्स ये सब कुछ किया हुआ है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। एसपी असलम तो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। मैं तो पढ़ता हूँ तो उसमें लोग बताते हैं कि और भी ज़्यादा खतरनाक थे। करेक्ट करेक्ट, मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए उन्होंने उसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो सर उड़ाया है और वो जो दूसरे दो लड़कों को और मारा है, वो इटसेल्फ दिखा देता है कि ये कैसा कैरेक्टर होगा, कितना ब्रूटल कैरेक्टर होगा। और मतलब वो बात करने में भी हिचकिचाता नहीं है, भले वो खुद के लिए नेगेटिव हो लेकिन खुल के बात करता है वो, यू नो। तो सब मैं बोला हर कैरेक्टर को जो है ना अच्छे से जस्टिफाई किया, क्योंकि उसका जो एंट्री वगैरह हमने दिखाया है कि वो एक अकेला ही चला आ रहा है, तो उसके वो जो क्या कहते हैं उसको, उसके एक ऑरा को बना के रखा है पूरी फिल्म के अंदर, कि अगर वो मंत्रियों से एमएलए से भी मिलता है तो उसी तरीके से मिलता है वो, यू नो, उनको भी धमकियां दे देता है। बेखौफ आदमी दिखाया है उसका कैरेक्टर ही पूरा करेक्ट बेखौफ। और वही ब्रीफ हमको मिला था कि इतना बेखौफ है कि ये किसी की जान लेने से इसकी पलकें भी नहीं झपकती है। 2 एक्शन सीन मैं आपसे बात करना चाहूँगा, रहमान डकैत का ही जी, एसपी असलम के साथ। जो पहला, जब उसका बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है तो बीच में रहमान को उठाता है
एसपी असलम, हाँ जो उसको मारता है, करेक्ट। और उसके बैक में जो सीन चल रहा है, जो हमजा और रुजर बलोच, जो पुलिस स्टेशन वाला जो सीन है, करेक्ट करेक्ट। वो सर कैसे दिमाग में आया कि ऐसा? नहीं वो तो खैर कि था वो तो स्क्रिप्ट पे था, अच्छा, वो तो स्क्रिप्ट था क्योंकि वो लेकिन वो डिजाइन, क्योंकि वो तो हमजा की प्लानिंग दिखाया है ना उस फिल्म के अंदर, कि वो जब बच्चे को लेकर के जाएगा तो कैसे होगा, बिकॉज वो जब नोटिस करता है कि कुछ तो इशू हुआ है, तो वो हमजा की प्लानिंग के हिसाब से वो सब दिखाना था हमको कि किस तरीके से उसको कैप्चर करें। एंड बिकॉज अपना स्पाई है, हमारा स्पाई है, और उसको वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है लोकल्स का, तो वो प्लानिंग के तहत जो है ना उस हिसाब से उसको पूरा ट्रीट किया गया कि वो उज़ैर को लेकर, क्योंकि उज़ैर अगर होता और उसकी गाड़ी होती तो शायद वो ये अटैक उसके ऊपर एसपी असलम को भारी पड़ जाता। देखेंगे अगर आप तो उसके साथ जो कैरेक्टर थे डोंगा और दूसरा, वो भी छोड़ के जाना नहीं चाहते, बट वो उसके कमांड्स पे छोड़ के चले, रहमान के कमांड पे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसके लिए, उसके आसपास के लोग ऐसा दिखाया कि रहमान के लिए जान देने को तैयार है, जो आगे जाके क्लाइमेक्स में फर्स्ट पार्ट में होता भी, फर्स्ट पार्ट में होता ही है वही क्लाइमैक्स में। सो वो जो सीक्वेंस था ना, जैसे आपने डोंगा और एक और जो Correct. मर जाता है, वो सीक्वेंस में आपने देखा होगा, कार जो है वो ब्रिज तोड़ के गिर जाती है, आगे वाली एक कार जो है उसकी, तो वो सब भी जो है ना हमने बहुत अच्छे से क्रिएट किया था। लाइक उस कार वो को वीएफएक्स था या नहीं वो रियल किया था हमने, गाड़ी को रियल ब्रिज तोड़ के नीचे गिरा है। अच्छा। ब्रिज का जो टूटने वाला पोर्शन है वो हमने क्रिएट किया था, बनाया था, उसमें अच्छा। 1% भी सीजी नहीं है उसके अंदर, और रियल गाड़ी को हमने इससे कैनन से पुश करके गिराया है नीचे। अच्छा, उसके लिए भी पूरा एक रात का प्रेप चला था हमारा सब। वो इसलिए वो इम्पैक्ट उतना ही आता करेक्ट है। करेक्ट। से इस फिल्म के अंदर है ना, मैं बोलूँगा वीएफएक्स यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट जहाँ पर ज़रूरत हुई है ना वहाँ पर जितना हो सके हमने रियल कही। अच्छा, गन फायरिंग्स वगैरह जो है आप देखें सब रियल है, भले कितने भी महंगी Blast पड़ती भी real है। ब्लास्ट भी रियल है, बट जहाँ एनहांस करने की बात आती है तो वहाँ थोड़ा बहुत किया है ताकि एक अलग लुक आए। लोग हाँ वो तो चल वही चाहिए, वो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि जैसे अगर एक्टर के नज़दीक कुछ करना है हमको तो मैं उतना बड़ा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एज एन एक्शन डायरेक्टर मुझे भी सेफ्टी देखनी है, अपने एक्टर्स की देखनी है, यूनिट मेंबर्स की देखनी है, और जो जितने भी आसपास के जूनियर्स है या स्टंटमैन है उनकी देखनी है। तो उसको मद्देनजर रख के हम लोग कभी कभी थोड़ा छोटा करते हैं इसको, और फिर सीजी की हेल्प से उसको थोड़ा बड़ा क्रिएट करके दिखा देते। आपकी कितने लोगों की टीम रही? इसमें अगर मैं बोलूँ ना आपको कि असिस्टेंट तो मेरे 7 असिस्टेंट थे इसके अंदर, और साथ में जो जैसे जो बॉडी बिल्ड्स वगैरह थे एक्टर्स के, और जो फाइटर्स थे, जो लियारी में पठान गैंग भी बनी है और बलूच गैंग भी बनी है, सब कुछ बनी, तो दोनों पार्ट में तकरीबन मेरे ख्याल से 400 साढ़े 400 स्टंटमैन यूज़ हुए, बड़ी लंबी 400 के आसपास के स्टंटमैन यूज़ हुए। टीम। सबको इतने कमांड में रखना, क्योंकि वो सब फ्रेजेस में है ना, ऐसा भी हुआ कि फ्रेजेस में जब जैसे बड़ा सीक्वेंस था जहाँ जरूरत पड़ी, अगर आप इसका क्लाइमैक्स देखेंगे सेकंड पार्ट का, तो उसमें जो मस्जिद के अंदर भी फाइट चल रही है, बाहर भी जो है पूरा BOF का और इनका जो अटैक चल रहा है, एक दूसरे की फायरिंग चल रही है, तो उस टाइम पे मतलब जो है ज़्यादा लोग आते थे। क्लाइमैक्स की टाइमिंग पहले पार्ट में भी ज़्यादा, जो रहमान को चेस करते हुए वहाँ लेके जाता है, फिर वो वहाँ जाता है, जंगल में जाते हैं, वो भी काफ़ी लंबा था। काफ़ी लंबा था। देखो उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स है, और इसमें जो है वो सिंगल कैरेक्टर बदला ले रहे हैं। हाँ, फिर उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें हमजा भी था और एसपी असलम भी था। उस क्लाइमैक्स में उन दोनों की स्टोरी चली, दोनों का दुश्मन एक ही है जो है रहमान डके, और जो गाड़ी का ठुकना, फिर बॉडी का बाहर निकलना, कैसे पोल पे टकरा के गिरेगी, तो इसमें भी मतलब मेरे जो रिगिंग टीम थी मेरी, फारूक, बाकर, ये लोग इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इन लोगों ने मतलब पानी के उसमें टकराता है, पानी का टकराना, उसका पूरा फव्वारा निकलना, और किस तरीके से बॉडी जो है एक बॉडी उड़ के बाहर आती है, दूसरी बॉडी स्लाइड होके नीचे गिर जाती है डोंगा की, तो वो सब जो है ना हमने बहुत अच्छे से प्रेप किया था उसके लिए, और एक एक चीज़ का रिहर्सल। और ख़ास बात यह है कि मतलब हर सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने भले 135 दिन शूट किया, और प्रेप जो है ना वो हमारा साथ साथ में चलते रहता था, हमने कोई भी प्रेप पहले से करके नहीं रखा था। तो अगर आप देखेंगे कि जब वो क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है और गाड़ी का ठुकना जो है, उसके पहले हमने बाकायदा उसका प्रेप किया था, उसकी तैयारी की थी कि कैसे बॉडीज़ बाहर गिरेगी, ठुकने का जो है वो
किस पॉइंट पे आएगा, गाड़ी कितनी फोर्स में आके लगेगी, अच्छा। तो उसको कैनन से पुश करना है या वायर से खींचना है या क्या करना है, वो सब R&Ds हमने की थी। ओके। तो उससे हमको पता चल गया था कि नहीं ये इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, वायर से खींचने में इम्पैक्ट कैसे आएगा और गैस से पुश करने में क्या इम्पैक्ट आएगा, और किस तरीके से बॉडीज बाहर निकलेंगी, सर कैसे सेपरेट होगा। तो सर सेपरेट के लिए अपने को CG की हेल्प लगेगी। तो वहाँ पर VFX सुपरवाइजर आएगा कि भाई आप एक काम करो, मुझे उसकी बॉडी जो स्ट्रेट ला करके बैंगिंग पोजीशन देख दो, फिर मैं जो है उसका सर जो है वो तोड़ते हुए धड़ से अलग कर सकता हूँ करके। अच्छा, बहुत प्लानिंग, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ, मतलब ईच एंड एवरी शॉट जो है ना, वो विकास नौलखा जो हमारे DOP थे ना, कमाल का काम किया। बहुत कमाल का काम किया विकास जी ने, सुपर काम किया। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि एग्जीक्यूशन कि अगर आप अगर फिल्म का अगर एग्जीक्यूशन देखेंगे ना, तो अगर हमने कोई चीज़ डिज़ाइन करके सोची है तो विकास जी ने उसको और खूबसूरत कर दी। नो डाउट। मतलब अगर एक गाड़ी की स्पीड भी अगर आप देखेंगे, हमने अगर उसको 80 की स्पीड में चलाया तो उन्होंने दिखाया कि 120 की स्पीड से चल रही होगी। सोचो उनका कैमरा, चेजिंग जो वो क्लब सीक्वेंस भी है, जो हाँ। हमजा लेके लड़की को जो लेके लड़के जाता है और 3 तरफ से कार उसको चेस, करेक्ट करेक्ट, कमाल का। हाँ वो भी सर्कल के पास से तीनों साइड से गाड़ियाँ आ जाती है। वो मतलब हर एक चीज़ का जो है ना, मैं ये कहूँगा कि जो टीम थी, लाइक हमारी स्टंट टीम बोलो, DOP टीम बोलो, या और प्रोडक्शन टीम ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि जहाँ जहाँ भी लोकेशंस हमको चाहिए थे और जैसे जैसे हमको चाहिए थे, क्योंकि स्टंट्स करने के लिए हमको सेफ्टी का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो रियल लोकेशन पे, जैसे उस रोड पे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ चल रही थी वो हमको ब्लॉक करवानी पड़ती थी। हाँ, तो वो ब्लॉक कैसे होगा, पुलिस परमिशंस, ये वो सब कुछ, लाइक वहाँ के जो लोकल प्रोडक्शन थे, सिद्धू जी वगैरह, इन सब का जो तालमेल था ना, मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये शायद पहली बार मैंने देखा है कि प्रोडक्शन, डायरेक्शंस और स्टंट टीम वगैरह जो है ना, वो एक ही पेज पे काम कर रही है और एक ही जैसा सोच रही है। क्योंकि उनका टारगेट ही था कि टारगेट ही वो था, अच्छा हाँ, जो अचीव करने का जो टारगेट जो था ना, हर किसी का। मैं हमेशा अपनी लाइफ में समझता हूँ कि डायरेक्टर के विजन को एग्जीक्यूट करने का मेरा काम है। हाँ, मैं अपना कुछ क्रिएट करूँगा, मैं अपने सजेशन दूंगा, लेकिन अगर मेरे डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो मैं वो नहीं करूँगा। तो मैं एज अ एक्शन डायरेक्टर हूँ कि मैं कभी भी अपनी चीज़ें फोर्स नहीं करता हूँ। मैंने सोचा है, लेकिन अगर मेरे डायरेक्टर को लगता है कि ये मेरी सीन से कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है, तो ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। तो फिर वापस से हमारा माइंड सोचने लगता है कि चलो ठीक है, अगर ये आइडिया पसंद नहीं आया तो कुछ और आइडिया सोचते हैं, कुछ और तरीके से करते करते। क्योंकि आदित्य सर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पहले से उन्होंने प्लान करके रखा था, वरना दूसरी फिल्मों में हमको क्या होता है कि सीक्वेंस स्टोरी के अंदर सिर्फ ये आता है कि भाई चलो लड़का जो है लड़की को लेके भाग रहा था और कुछ पुलिस वालों ने चेज़ किया और वो बच के निकल गया। बट वो बच के निकलने के लिए कैसे चेज़ हुआ होगा, कहाँ से गाड़ी आई होगी, कैसे डॉज दिया होगा, और ये कोई सब भी चीज और कोई भी सीन शॉर्ट में नहीं है, शॉर्ट में नहीं है, सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट। ये सबकी डिजाइनिंग और उसको जस्टिफाई करना कि क्यों नहीं कर पाया। अगर एक कार है, वो कार अगर उसके सामने से निकली तो वापस फॉलो क्यों नहीं कर पाई, या वो कार अगर फॉलो कर रही है तो वो उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई, उसका जस्टिफिकेशन नहीं हमने कि गाड़ी को रेस कर रहा है वो, या उसने लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट मार दिया जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ लेफ्ट नहीं मार पाई। जैसे सर्कल के पास है वो गाड़ियाँ सीधी चल रही है बट वो रॉन्ग वे में घुस गया, अंडरपास से निकल गया क्योंकि अंडरपास से बाकी गाड़ियाँ निकल नहीं सकती ऊपर। तो टेक्निक भी लगाया। हाँ, ये सब चीज़ मतलब जैसे जैसे लोकेशंस हम लोग ढूंढते थे और लोकेशंस पे फिर हम लोग डिसाइड करते ये सब सीन कहाँ हुआ, ये सब ये चंडीगढ़ में की, काफी नीट एंड क्लीन था। वो चंडीगढ़ में की, अच्छा। क्योंकि उनको दिखाना भी कराची टाइप का था ना वो। पंजाब तो सर पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो ज़्यादा बहुत सिमिलरिटी है हर चीज़ में, घर की बनावट या बाजार। आप लुधियाना वगैरह में जाएंगे ना, हाँ, तो आपको लगेगा कि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बिकॉज जब 47 के पहले जब सब कुछ एक ही था, एक ही था हाँ, तो हमारा कल्चर तो सेम था ना, तो कल्चर स्ट्रक्चर भी सेम, बिल्डिंग कल्चर सब कुछ सेम था हमारा। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि राजस्थान का गांव पाकिस्तान का गांव, करेक्ट, आपको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। एंड इवन अहमदाबाद का कुछ हिस्सा है। अच्छा, अहमदाबाद का भी कुछ हिस्सा है जो कई लोगों ने इस्तेमाल किया अपने मैं उधर कभी गया नहीं। अच्छा, उधर भी लगता है, उधर कच्छ का हिस्सा है ना जो
कच्छ भी है और मेन अहमदाबाद भी है। अच्छा अगर आप देखेंगे रईस वगैरह में उन्होंने जो मुस्लिम एरिया बनाया क्रिएट किया वो सब वो अहमदाबाद है। अच्छा ओके। तो है, ये कह सकते हैं उनके अपना कल्चर दोनों का सेम था। हाँ। तो इसके लिए वो सबसे सेम है ही है सर। सेम है ही। था क्या? जबान भी वही है। था इसलिए हो गया क्योंकि अभी हमारे जो है क्या बोलते हैं, दिल नहीं मिलते, जहन नहीं मिलते। बॉर्डर, बीच में बॉर्डर आ गया। बॉर्डर लग गया। डॉन 2 में भी आपने बर्लिन की सड़कों पे शाहरुख खान के साथ एक कार चेज था, वो भी आपने ही पूरा सीक्वेंस शूट किया था। नहीं, वो पूरा नहीं कर पाया था मैं। अच्छा। बिकॉज उसका कुछ हिस्सा हम लोगों ने जो बॉम्बे में किया था, जो यहाँ पर किए थे हमने, हाँ। वो मैं कर पाया था। बिकॉज बर्लिन के लिए मैं गया था, वहाँ पर उन्होंने जर्मन टीम हायर की थी। अच्छा। हाँ। सो बाकी यहाँ पे जो सेट लगा था इसके अंदर का, जो बैंक के अंदर का जितना एक्शन था वो सब पूरा, वो नोट चोरी करना और वो जो फाइट, वो सब हम लोगों ने किए थे। आप लोगों ने किया। हाँ। वो जो रोड का जो पार्ट था वो उन्होंने वहाँ पर किया था। उस टाइम उन्होंने बर्लिन की कोई टीम हायर की थी। एक्टर का सर एक्शन में सपोर्ट मिलता है आपको? क्योंकि एक्शन करना कोई आसान काम तो है नहीं, काफ़ी जोखिम भरा ये काम नहीं, होता सी एक एक्शन ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से, वो सबके लिए जो है ना एक इंटरेस्टिंग बोलो या एक शौक के तौर पे, या हम लोग बचपन से जब एक्शन फिल्में देखते हुए बड़े हुए तो हर किसी के मन में ये रहता है कि ऐसा कुछ मैं भी कर सकता हूँ करके। हाँ। तो मुझे लगता है एक्टर्स भी शायद अपने वैसे ही है। बिकॉज एक्टर्स को जब एक्शन की बात आती है ना, तो सबके जहन में ये होता है कि मैं कितनी खूबसूरती से कर पाऊँगा, या मैं किस तरीके से विलन को मारूंगा, या मेरा एक्शन कैसे होगा, मेरा स्टाइल क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक्टर्स बहुत कोऑपरेट करते हैं। अच्छा। अगर देखेंगे कि उज़ैर का कुछ अलग तरीका है, हमजा का अलग तरीका है, एसपी असलम का एक अलग तरीका है। तो कभी भी किसी भी एक्टर्स का कभी ये, नॉट ओनली धुरंधर और फिल्मों में भी, कभी ये बात नहीं आती हमारे सामने कि नहीं उसने ऐसा किया तो उस फिल्म में ऐसा था तो मुझे भी ऐसा करना है। हर किसी को कुछ नया ट्राई करना और अपना ट्राई करना है। हर एक्टर को एक अपना स्टाइल क्रिएट करना है। तो इसके वो अपना स्टाइल क्रिएट करने के लिए बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। कभी भी किसी भी फिल्म में मुझे मेरे एक्टर्स के साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि उनको उनके हिसाब से उनको काम करने नहीं मिला या मुझे मेरे हिसाब से काम करने नहीं मिला। तो क्योंकि जब हम स्टंटमैन भी था तो सारे एक्टर्स के साथ हमारी प्यार मोहब्बत का नाता रहा है। क्योंकि आमिर खान बोलो, सलमान भाई बोलो, शाहरुख बोलो, सबके साथ काम कर चुके हैं, सबके साथ एक अलग रिलेशन रहा है। सरफरोश में आपने एक्टिंग भी किया? जी हाँ, सरफरोश में किया था। सरफरोश में किया था। देन उस समय आप असिस्ट करते थे? जी हाँ, जी हाँ। सरफरोश में मैं असिस्टेंट हुआ करता था। असिस्टेंट भी था और आमिर खान का डुप्लीकेट भी मैंने किया था। अच्छा। सरफरोश, गुलाम, बाजी, अच्छा। सब में मैंने डुप्लीकेट किया था। वाह। मैं उन दिनों में मतलब जब अब्बास भाई के साथ काम करता था, अब्बास भाई की सारी फिल्मों में बॉडी डबल का काम मैं ही करता था। और अब्बास भाई ने मुझे इतने बड़े बड़े चांस दिए कि लाइक अगर आप बोलेंगे एक स्टंटमैन क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, मैंने सब कुछ परफॉर्म कर लिया अपनी लाइफ में। मैंने कार स्टंट्स भी किए, मैंने बाइक स्टंट्स भी किए, मैंने हॉर्स स्टंट भी किए, मैंने हेलीकॉप्टर से भी जंप मारे। अच्छा। तो 15 फ्लोर से चैलेंजर टावर मलाड से भी जंप मारे, चोर मचाए शोर में। अच्छा। हाँ, तो सब कुछ करने का मौका मिला। अब्बास ने फुल तैयार करके मुझे इस फील्ड में उतारा। बहुत बड़ी बात है। जी जी, गुरु अगर मिल जाए बेशक बेशक, तो शिष्य को नहीं बहुत सीखने को मिला। हाँ, नहीं तो बहुत सारे गुरु तो पूरी शिक्षा देती ही नहीं है। नहीं देखिए, उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अब्बास भाई जब भी मेरे साथ कोई सीक्वेंस डिस्कस करते थे ना, तो वो पूछते थे ये हो सकता है। तो क्योंकि मेरा पहले से थोड़ा सा ऐसा मतलब चैलेंज को लेने का वो रहा है मेरा, जोखिम उठा सकते जोखिम। हाँ, मतलब मैं हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करता, क्यों नहीं हो सकता है। मेरे वालिद का कहना था कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर तुमको उसको मुमकिन करना है ना, तो उसको मुमकिन करने के रास्ते सोचो। क्योंकि फिल्मों में हम लोग जो दिखाते हैं ये सब कुछ झूठ है, लेकिन इस झूठ को सच कैसे बनाना है ना, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और साथ ही साथ नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने आप को अगर मार के अपने आप का नुकसान करके अगर हमने कोई शॉट दिया तो क्या दिया। राइट। क्योंकि वो कह रही है, हालांकि हमारे एक्सीडेंट्स हुए ऐसे नहीं, पर जो भी एक्सीडेंट्स मेरे साथ हुए वो सब अनफॉर्चुनेट तरीके से हुए। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि हाँ इस स्टंट्स के अंदर लगने के चांस है। ऐसा कोई स्टंट्स नहीं किया मैंने कि जिसमें मुझे पता है कि इसमें मार लगेगा फिर भी मैं करूँगा। हाँ, आदमी तो अपनी सेफ्टी लेके चलता है। बिकॉज इट्स अ फिल्म मेकिंग, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट।
तो हर एक्शन डायरेक्टर ये चाहेगा कि मेरे सेट पे कभी भी एक्सीडेंट्स ना हो। एक्सीडेंट्स ना हो। नॉट ओनली अब्बास भाई, कोई भी एक्शन डायरेक्टर हो, उसका सबसे पहला जो उसका किसी भी हैवी एक्शन को अगर वो कर रहा है तो सबसे पहला एम उसका होगा कि सेफ्टी कैसे होगी। रणवीर सिंह के साथ कैसा सर आपका एक्सपीरियंस था? रणवीर सिंह के साथ मेरी तो ये पहली फिल्म थी, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो जितना एंथुजियास्टली, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट था एक्शंस को लेकर के और ख़ुद के काम को लेकर के। तो जितना भी हमारा जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का जो सीक्वेंसेस हमारे बने थे और हमने जो प्रीव्यूज़ वगैरह बनाया था, जो मॉक शूटिंग वगैरह की थी, तो उसकी वो ट्रेनिंग लेने के वास्ते बाकायदा तैयार रहते थे। अच्छा, हाँ, जुनूनी आदमी है। हाँ, बहुत जुनून के साथ किया। मतलब हर सीक्वेंस में जहाँ जहाँ पर भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट है या कहीं ऐसा कुछ उनको, कि जैसे आपने देखोगे कि सेकेंड पार्ट में जसकीरत जो है वो कैरेक्टर को निभाना है। हाँ। तो जसकीरत क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर है, हाँ। अगर आप देखेंगे कि उसका स्टार्ट, जैसे उसके हाथ में गन आती है, जिस तरीके से वो बिल्डिंग पे चढ़ता है, गन का लटकाने का तरीका, पिस्टल का रखने का तरीका, उसका मूव करने का तरीका, कैसे वो मूव करेगा, आपको लगा होगा शायद कि नहीं यार ये तो बिल्कुल एक सोल्जर है करके, एक आर्मी मैन जैसा। तो ये वो अपने आप को क्रिएट करने के लिए मतलब वो सोचते थे कि कैसे होगा ये, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिल्मों के अंदर जो कैरेक्टर है उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। मैं बोल रहा हूँ हर एक्शन का जितना भी आप अगर देखेंगे, जसकीरत के भी एक्शन जो है वो सेकेंड पार्ट में सबसे बेस्ट, अगर क्लाइमैक्स के बाद अगर आप देखेंगे सबसे बेस्ट जो है वो जसकीरत एक्शन। तो उसके पूरे घर में जो जिस तरीके से मारा है और जो किया है, जो मेहनत किया है, मेरे असिस्टेंट्स मेरे लड़कों के साथ में वो रिहर्सल करते रहते थे जब तक कि उनको परफेक्ट ऐसा लगे नहीं कि कर सकता हूँ। सामने से होता नहीं, मास्टर एक रिहर्सल और करते। तो अपने आप को परफेक्ट करने के लिए मेहनत बहुत की हमने, बहुत मेहनत की। कितने दिन का शूट था वो जसकीरत का पार्ट? जसकीरत का पार्ट जो शायद 8 to 9 डेज में शूट हुआ होगा। 8 to 9 डेज? क्योंकि नाइट भी थी और अलग अलग सेक्शंस थे। वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना, तो नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से फिर वो मारते मारते नीचे आना, फिर अलग अलग रूम में जाना। वो एक पूरा एक बड़ा सीक्वेंस, वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है आपने उसको। हाँ, उसका ट्रैवल उसका पूरा ट्रैवल, और ट्रैवल के साथ साथ ब्रुटैलिटी। वो सर एक तलवार से वो उस सीक्वेंस दो लोगों को सर जो, हाँ, वो नीचे गोडाउन केस में। नहीं, मैं आपको उस सीक्वेंस का जो ब्रीफ था ना, वो यही था कि इसकी बहन को रेप हुआ है, इसकी माँ को मारा गया है और बाप को मार के लटका दिया गया है। करेक्ट। तो आदित्य सर का सोच ये थी कि सीक्वेंस ऐसा लगना चाहिए कि कोई भी रेपिस्ट रेप करने से पहले सोचे क्या बात कि है, अगर कभी नौबत आ गई तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। और उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, जसकीरत की पूरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जो लोग रेप किए थे, उनका वो जो बदला जिस तरीके से लिया ना, वो बदला देखने के बाद कोई भी शख्स रेप करने से डरना चाहिए। और हमने कोशिश की है कि उसको इस तरीके से दिखाए ताकि अपने देश में जो है वो रेप कम हो जाए। वो सब तलवार वाला बताइए, वो कैसे, मतलब वो एक साथ दो लोग के अंदर वो पूरा ही नहीं, तलवार तो हमने मतलब वो डमी बनाई थी उसको। अच्छा। क्योंकि लेकिन बट उसके साथ एक मैकेनिज्म बनाया था कि जब अगर हम लोग यहाँ से पुश करेंगे तो पीछे से एक स्टेप आगे आना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा ताकि वो ट्रिक है। हाँ, वो जो थोड़ा ट्रिक यूज़ किया था, और साथ ही साथ हमने इसका CG का भी थोड़ा सहारा लिया था, VFX वगैरह भी करवाया थोड़ा बहुत, क्योंकि तलवार का वो लेंथ जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ से कितना जाएगा, वहाँ कितना निकलेगा, फिर एक तलवार की जो लेंथ है उसको मेंटेन होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है, लेकिन वो जो सोच है ना कि एक साथ दोनों को, वो मतलब पावर और उसके फेस का जो एक्सप्रेशन, करेक्ट, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। और जो ब्लास्ट का जो सीन था SP असलम वाला, जी हाँ, जो रोड पे जो, वो भी रियल किया हमने। वो भी रियल किया हमने, बाकायदा हमने पूरा रोड ब्लॉक था हमारे पास। हो मुझे लगता है कि शायद मेरे पूरे करियर में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि प्रोडक्शन ने 5 किलोमीटर का एरिया जो है उसको ब्लॉक करवाया। ओह माय गॉड। वो पूरा जो रन है, जो चेज है, गाड़ियों का निकलना, SP असलम का आना, जितना भी टॉप शॉट आप देख रहे हैं,
और वो जो ट्रैफिक जो क्रिएट है वो ट्रैफिक हमने अपनी क्रिएट किया था, खुद की क्रिएट की। उतनी गाड़ियाँ हमने मंगाई थी, 40-50 गाड़ियाँ मंगाई थी हमने रास्ते में चलाने के लिए। तो किस तरीके से उसका कॉन्वॉय जा रहा है, किस तरीके से इसकी गाड़ियाँ आ रही है, ये ब्रिज के नीचे से जा रहा है, उसका ट्रैवल दिखाना, ये सब जो है मतलब उसका प्रेप सिर्फ इतना ही था कि हम लोगों को मेन चीज़ जो है गाड़ी का जो है ट्रैवल जो है वो साथ साथ में दिखना चाहिए। और उसके बाद जब वो लाके ठोकता है तो क्योंकि रोड थोड़ा सा अनइवन था, तो फिर हमने उसको पूरा एक स्लोप क्रिएट किया ताकि ये गाड़ी जो है उस पर चढ़ के जाए उसके ऊपर। और उसमें जो हमारे जो स्टंट ड्राइवर थे आरिफ भाई, उन्होंने बाकायदा ला कर गाड़ी को बैंग किया उसके अंदर, एक्सप्रेस की गाड़ी को। हाँ, और बैंग करने के बाद फिर वो ब्लास्ट का जो है अलग से सेपरेट किया हमने, वरना वो जो शॉट जो है जो जब आती है गाड़ी एक पॉइंट पे आके दोनों गाड़ी एक दूसरे उस पर बैंग करती है, वो रियल बैंग की है। तो भी डमी कार थी ओरिजिनल? नहीं, रियल ड्राइव करके किया ना, ड्राइव करके किया है। और ये गाड़ी भी क्योंकि हल्की सी थोड़ी सी हमको ड्राइव में चाहिए था, क्योंकि मोशन चाहिए था ना, तो इसको मोशन करके हमने एक पॉइंट पे ऐसा लगाया था कि ताकि वो टाइमिंग दोनों का सही हो जाए, ये इधर से आ रही है वो उधर से आ रहा है, तो टाइमिंग सही होना चाहिए। तो ला के रियल ठोका और उसके बाद फिर ब्लास्ट किया हमने। संजय दत्त के साथ सर कैसा अनुभव था? संजय बाबा के साथ तो काफ़ी फिल्में पहले भी की, इसके लिए वो तो हमेशा से बहुत प्यारा आदमी है। हाँ। मतलब उसकी तो मैं कहूँगा ना कि ऑडियंस भी जितना चाहती है उसको, हाँ, प्यार जिस लेवल का प्यार उनको मिला है, वो तो एक अलग किस्म का है। और अभी भी बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैंने उसके बाद भी मैंने 1-2 फिल्में उनके साथ में की। अच्छा। कुछ फिल्में जो मेरी आ रही है अभी उसमें, तो वो हमेशा मतलब जब वो सेट पे आते हैं ना, वो एक अलग ऑरा के साथ आता आदमी, और इतना प्यार से, इतना मतलब लोगों से मिलनसारी से रहते हैं ना कि अगर किसी ने उनके साथ 1 फिल्म 2 फिल्म भी किया, या अगर सिर्फ मुस्कुरा भी रहा तो पूछ लें कैसा है। तो इंसान को जो कैसा है ऐसा आता है ना, उसी में एक खुशी मिल जाती है। बाबा पूछा कैसा है करके, बाबा मतलब वो लीजेंड लोग हैं सब, जो पुराने जितने अपने एक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि नए एक्टर्स नहीं करते, बट लेकिन क्योंकि उनका जो लेवल है नए लोगों से तो उतना बराबर का नहीं है। आप 90s से हैं तकरीबन, तब एनालॉग का था, अभी पूरा डिजिटल हो गया है, तो वो दौर आपने बदलते हुए देखा है। जी हाँ। तो तब के काम में और अभी के काम में आपको कैसा लगता है डिफरेंस? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ पहले क्या था ना कि पहले बिकॉज फिल्म का नेगेटिव का ज़माना था, तो हर एक्शन डायरेक्टर को ना एक लिमिटेड वो दिया जाता था, फुटेज दिया जाता था। हाँ। कि भाई अगर मेरी फिल्म के अंदर एक्शन अगर 90 फीट का है ना, तो 2 डब्बे 3 डब्बे में ख़त्म हो जानी चाहिए एक्शन। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग को रिहर्सल बहुत ज़्यादा होती थी। रिहर्सल तो आज भी होती है, नो डाउट, बट उस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक शॉट को है ना, वो हम लोग मल्टीपल टाइम पे नहीं कर सकते थे। आज तो क्या होता है कि रोल किया है, फुटेज यूज़ हो ना हो चलते रहता है। मतलब जो है स्टोरेज है वो टीबी से टीबी और बढ़ते जा रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उस टाइम पे बिकॉज उसका एक कॉस्ट था, शूटिंग का एक कॉस्ट प्रॉपर हुआ करता था, और शूट देख भी नहीं सकते थे। जो कुछ भी था, ऑडियंस की आंखें जो थी वो हमारे डीओपी की आंखें, डीओपी, हाँ, राइट। और डायरेक्टर का विजन, अगर डायरेक्टर ने एक बार देख लिया लेंस में, तो उसको पता है कि मेरा क्या छप रहा है। एक्शन डायरेक्टर को पता है कि मैंने लेंस लगाया, मेरा फ्रेम ये है, तो उनका ध्यान फिर कहीं और नहीं जाता था। हाँ। उनका ध्यान रहता था कि मेरा ये लेफ्ट एज ये है और राइट एज ये है, इसके बीच में क्या दिख रहा है मुझे। तो वो लोगों ने, मतलब उस टाइम पे लोगों ने ऐसे काम किया हुआ। आज तो 2-2 3-3 मॉनिटर सबके लिए लगे हुए होते हैं, तो मेरे ख्याल से छोटे से छोटा आदमी बोल सकता है कि अरे ये शॉट अच्छा नहीं लग रहा है करके। बट उस टाइम पे जो था वो सिर्फ एक ही कमांडिंग थी, डायरेक्टर एंड डीओपी। लेकिन अभी चैलेंज बढ़ गया है। चैलेंज बड़ा नहीं है सर, मैं आपको बोलता हूँ चैलेंज बड़ा नहीं है। बिकॉज क्या है ना, OTT आने से ना हर किसी को पता है कि अगर आप देखेंगे कि यूट्यूब पे, इंस्टा के ऊपर हर चलता फिरता आदमी जो है ना, वो रास्ते में एक्शन करके दिखा रहा है, और वो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि बिकॉज उनको मेकिंग मिल गई ना, लोग यूट्यूब पे जाते हैं, मेकिंग्स देखते हैं,
और फिर उसी तरीके से अपना कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएट कर। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि हम लोग चैलेंज बढ़ गए, तो ऐसा है कि ठीक है चीज़ें तैयार मिली है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चैलेंज उस सेंस में मैं कह रहा था कि अभी आप एक एक इंच बारीक से देख सकते हैं, उसमें कितना और हो सकता है, उस चैलेंज की बात मैं कर रहा था। हाँ, ये बात तो है कि आज जो है ना हम लोग डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं। हाँ, या सर नो का डिसीजन बहुत आसानी से हो जाता है। ये नहीं, इससे और अच्छा हो सकता है। और दूसरा क्या है ना कि जिस किस्म का हाई स्पीड आज हम लोग देखते हैं, लाइक कई बार तो 500 फ्रेम्स भी हम लोग शूट कर लेते हैं पर सेकेंड। पहले वैसा नहीं था। पहले हमारी मैक्सिमम अगर लेंथ होती थी तो 96 फ्रेम्स पर मिनट पर सेकेंड्स की होती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैगजीन ही 400 फीट की होती थी। हाँ, तो 4 मिनट की मैगजीन होती थी, उसमें कितना चलेगा वो। तो वो हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव का ज़माना था, तो मुझे लगता है शायद एक वो भी रीज़न है कि जो चैलेंजेस है ना, मतलब जो यस और नो का जो चैलेंजेस है ना, वो बहुत क्लियर हो गए। हाँ, क्योंकि आज हमको देखने पर अगर कोई चीज़ डैमेज लग भी रही है तो वी कैन ये भी मेकआउट कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारे पास शूटिंग का टाइम नहीं है तो हम इसको पोस्ट में फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कर देंगे। राइट। तो ये इजी तो हो गया है, नो डाउट। जो टेक्निकल चीज़ें आई है उसकी वजह से फिल्म मेकिंग को काफ़ी हेल्प हुआ है। इनफैक्ट एक्शन को भी हेल्प हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं, पहले क्या होता था कि हम लोग गोलियां चलती थी तो आपने देखा होगा कि ब्लड फूटते हुए दिख रहा है। आज कई बार ऐसा होता है कि अगर टाइम नहीं है उसको रिक करने के लिए, एक काम करते हैं, इसको अभी रिएक्शन ले लो आप, हम पोस्ट पे फिक्स कर देंगे। तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्प तो हुई है उससे, बट उसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है कभी कभी। लाइक लोग जो है टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि चल इजी ले लेते हैं, चलो यार अभी बात। हाँ, कि किसी भी एक्सेस में कुछ भी कर लेंगे। बट कई बार ये होता है, जो हमने सीजी सुपरवाइजर से सुना है, कि हर शॉट को मैनेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर शॉट की एक अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी एक लिमिट होती है। हम उसको कितना कलर से बचा सकते हैं, कितना कलर बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। तो वो चैलेंजेस तो है ही। तो उसके लिए एक डीओपी का इन सब का एक्सपीरियंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे डीओपी को जाकर के कलर करेक्शंस करना पड़ता है। डीआई में फिल्म को जो है एक लुक देना पड़ता है। पिंडा का जो बाथरूम सीक्वेंस था, हाँ, वो बहुत ही ट्रिकी लगा हमें। Correct. जो उसका अंदर आना और वो एक्शन और उसका सर लगना, उसका भी मतलब कि वो चैलेंज उसमें वही था कि ये दोनों दोस्त थे और बचपन के दोस्त थे। और बचपन के दोस्त भी ऐसे हैं कि एक टाइम पे पिंडा ने ही उसकी मदद की थी अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। करेक्ट। बट जब यहाँ पर वो मिलता है और उसका डिबेट करता है, उसके बाद अगर दोनों की फाइट होनी चाहिए, तो आदित्य सर का कहना था कि इस फाइट के अंदर दोनों भले 1 to 1 हो, लेकिन उसकी मौत जो है ना वो एक्सीडेंट ही दिखनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती भी है। दोस्ती भी है। वो उसको मारेगा नहीं, जो कुछ भी होना चाहिए एक्सीडेंटल होना चाहिए। तो इस लेवल पे सोचता है आदमी भाई। तो फिर हमको सोचना पड़ा कि क्या अगर एक्शन अगर कर रहे हैं बाथरूम में क्या चीज़ें होगी, मिरर भी होगा, वो भी होगा, क्योंकि ये पूरा हाई है। हाँ, बहुत हाई तो वो भी सोचना पड़ा हमारे को कि अगर एक बंदा हाई है, नशे में है, तो उसकी सोच क्या होगी। तो वो जो फेस जब आता है, इविल फेस जब आता है, वो आइडिया बिल्कुल आदित्य सर का था। अच्छा। कि हम एक्शन डायरेक्टर्स उस तरीके से सोचते हैं, वो दैट वाज अ डायरेक्टोरियल टच। और वो भी वीएफएक्स नहीं था, मैंने सुना। नहीं, वो मेकअप करवाया था, पूरा मेकअप किया था। मेकअप करके बाकायदा हमने उस पॉइंट पे जब हम एक्शन कर रहे थे, उसके बाद कहाँ दिखना चाहिए, कहाँ नहीं दिखना चाहिए, वो पॉइंट को हमने उस पॉइंट पे आके हमने उस एक्सेस को छोड़ दिया। और उसके बाद जब पूरा मेकअप हुआ उनका, फिर हमने वापस से उस पॉइंट पे जाके एक हिस्सा शूट किया। तो उसकी भी प्लानिंग वैसी हुई थी कि कहाँ मिरर पे दिखेगा, कहाँ पर रियल दिखेगा, कहाँ उसको टर्न करेगा तब दिखेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छे से डिज़ाइन हो गया था हमारा प्रेपिंग बहुत अच्छा हुआ था। उसके हिसाब से जो है ना फिर हमने उसको शूट किया। बट वो जो इविल फेस का जो आइडिया था, वो पूरा 100% आदित्य सर का था। बहुत मेहनत सर आप लोगों ने की इस फिल्म। थैंक यू। और आज जो प्यार मिल रहा है ना, वो उस मेहनत का ही। बेशक। और खैर आपने तो सर इतनी सारी फिल्में की हैं। सर सारी फिल्मों में ये फिल्में मेरे लिए थोड़ी अलग है।
वो इसलिए क्योंकि मेरे को इस फिल्म में ना फुल हैंड सोचने का मौका मिला, फुल हैंड लाइक आदित्य सर का सिर्फ एक छोटा नरेशन होता था कि भाई मैं ये बीट देख रहा हूँ, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं मुझे बताओ। और फिर हमारा जब रिप्लाई या हमारा जब वो आइडियाज़ जाते थे, उस आइडिया में और थोड़ा डायरेक्टोरियल टच डाल के निखारना। मुझे लगता है कि इतना फ्रीली लाइक मेरे 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 2-3 डायरेक्टर्स हैं जो मेरे साथ, मैं उनके साथ एकदम फ्री होकर काम करता हूँ, जो मुझे फुल चांस दे दे कि तू अपना क्रिएशन कर। मोहित सूरी का, अगर आप देखें, मैंने मोहित सूरी के साथ बहुत काम किया, राम गोपाल वर्मा के साथ काफ़ी काम किया। अच्छा। तो इन लोगों ने मुझे हमेशा से जो है ना एक अलग से चैलेंज दिया है कि मेरा सीक्वेंस ये है, इसमें ये होना चाहिए, ये इमोशंस होने चाहिए, आइडिया ये होना चाहिए मेरे सीक्वेंस का, शुरुआत और एंड होनी चाहिए और बीट्स वैसे होने चाहिए। जैसे राज एंड डीके की मैं फैमिली मैन सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, फर्जी, सीटाडेल, देन गन्स एंड गुलाब, सारी सीरीज की है। और सब में उनका मेरे को एक ही ब्रीफ आता है, जो ब्रीफ आता है और मुझे बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से, आप अपने माइंड से प्रीव्यूज क्रिएट करो, फिर हम लोग देखेंगे कैसे उसको इंक्लूड करना है। तो जब फ्री हैंड काम करने का मौका मिलता है, खुद का क्रिएशन, खुद का आइडियाज़ लगाने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि उसकी सबसे ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि वेब सीरीज़ में राजन डीके ने ये मौका दिया, फिल्मों में मोहित, राम गोपाल वर्मा, और अभी अब जाकर के जो मिला है धुरंधर में आदित्य सर से, ये एक अलग किस्म का जो है ना खुशी है मेरे को उसकी। जो फिल्म के बैक हैंड में जो लोग रहते थे वो बैक हैंड में ही रह जाते थे। करेक्ट। अब कम से कम उनको सामने आने का मौका मिल रहा है, लोग उनसे भी मिलना चाह रहे हैं, उनसे सुनना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी क्या है। करेक्ट। ये मतलब अभी खुशी तो है इस बात की कि एटलीस्ट भले इतने सालों के बाद एक बड़ा फेस की पहचान। हाँ, एक फिर मेरी पहचान हो रही है, लोग मुझे जान रहे हैं। यस। लोग, और खुशी इस बात की भी है कि लोग मुझे जान रहे हैं ऐसे धुरंधर मैन। क्योंकि अभी जहाँ भी मैं जाता हूँ, शूट पे भी जो है हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, वो लोग जैसे ही देखते तो अरे भाई धुरंधर आ गया, धुरंधर आ गया। तो एक वो अलग खुशी भी महसूस होती है कि लोग एटलीस्ट मेरी फिल्म के नाम से मुझे जो है वो कंपेयर कर रहे हैं और एक वो इज्जत बख्श रहे हैं। बिकॉज एक रिस्पेक्ट है ना कि धुरंधर जो है, धुरंधर फिल्म के नाम से कि किसी को जानना है कि अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है। और पूरी फिल्म में एक्शन सीक्वेंस ही है ना। जी जी। तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। आपके लिए सर 2 लाइन कहना चाहूंगा। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। बेशक सर, मेरा हौसला ही जो है ना मेरे को आज तक लेकर आया है। मैं जब अपनी लाइफ में स्टंट्स भी करता था ना सर, मैंने इतने सारे स्टंट्स किए, बॉडी फायर किया, सब कुछ किया। मैं ये बोलूँगा कि मेरा हौसला, जैसे मैंने शुरुआती में कहा कि मेरी माँ की दुआ, मेरी शादी के बाद भी सर मैं जब स्टंट्स करता था ना, मेरी वाइफ को पता नहीं होता कि मैं आज स्टंट्स करने जा रहा हूँ। सिवाय मेरी माँ के किसी को नहीं पता था कि मैं क्या करने जा टिश्यू रहा हूँ। क्योंकि सिवाय मेरी माँ के किसी को नहीं पता होता था कि मैं आज क्या स्टंट करने जा रहा हूँ। और सर माँ की जो दुआ है ना, और माँ जो अपने बच्चे के बारे में सोचती है, वो कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। नहीं सोच, आपकी पत्नी भी नहीं सोच सकती है। बेशक नहीं, मैं पत्नी को इसलिए भी नहीं बताता बिकॉज फिर उनकी फिक्र अलग तरीके से हो जाती है। और माँ का कैसा था कि हमारी माँ जो, उन्होंने ये दौर देखा भी है एज एन एक्शन, क्योंकि एक्शन डायरेक्टर की बीवी रह चुकी है, तो उनको पता भी है कि ये काम है इनका, ये काम तो है ही और सेफ्टी के साथ ही करेंगे। बट कई बार ऐसा लगता था कि नहीं अभी आज बहुत बड़ी जंप करने जा रहा हूँ। तो पहले मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, तो पीसीओ पे जा करके फ़ोन करके बोलते थे अम्मी मैं अभी जस्ट 5 मिनट मेरा शॉट लग गया, ये मैं स्टंट्स करने वाला, ऐसा आप दुआ करना। और जैसे शॉट कंप्लीट होता, सबसे पहला काम जो होता था शॉट के बाद, वो घर पे फ़ोन करके बताना कि मैं सलामत हूँ। क्या बात है। माँ अगर साथ है बेशक, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सिर्फ माँ ही नहीं सर, मेरी हम लोग बहुत बड़ी फैमिली है, हम 6 भाई 3 बहनें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोग जॉइंट फैमिली से। क्या बात है। मतलब पहले हम लोग टाउन में रहता था, मैं बॉम्बे सेंट्रल पे चौल में रहते थे हम लोग, तो हम सब भाइयों की शादियाँ होंगी, सबके बच्चे हो गए, मेरे 3 बच्चे हैं, दूसरे भाइयों के 3 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे, सब। बट जगह घर में कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट हो गए, अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन आज भी हमारा सारा त्यौहार, सारा प्रोग्राम जो सिर्फ एक ही घर में होता है।
जैसे ईद हो गई तो ईद पे जैसे मम्मी मेरे साथ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, मतलब सबसे बड़ा मेरा प्रॉमिस ये था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूँगा तो माँ को लेके निकलूँगा, अदरवाइज मैं घर छोड़ के जाऊँगा नहीं। और तो मम्मी मेरे पास जो है वो रहते। तो ईद जो है वो हमारी मेरे घर पे जो मीरा रोड में मैंने जो फ्लैट लिया वहाँ पर होती है रमज़ान की ईद। अच्छा और बकरी ईद के लिए हम लोग जो है वो टाउन वाले घर पे सब लोग जाते हैं, अच्छा, और सारे भाई एक दिन पहले सब लोग आ जाते हैं, हम लोग क्या बात है। और सब मिलके करते। तो मैं कहूँगा कि मतलब माँ ने हम लोगों को इस तरीके से इकट्ठा करके रखा है ना कि वो मोहब्बत शायद मेरे को और फैमिलीज में बहुत कम देखने को मिलती है आज के दौर में, कि आज लोग ज़्यादा सब अपना अपना देखने लगे। बट आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो फैमिली है, और मुझे लगता है कि शायद यही एक वजह भी है कि मुझे अपनी फैमिली से दुआएं मिलती रहती है, प्यार मिलता रहता है और हौसला मिलता रहता है। और इस बार की ईदी तो ऊपर वाले ने आपको खूब दी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रहम खुदा का जब होता है सर ना, बेशक। तो कोई बीच में नहीं आता है। बिल्कुल सही बात। सर पहली सैलरी याद है क्या आपको? हाँ जी हाँ, याद है। कितनी मिली थी? उस टाइम पे एक्चुअली हमारे रेट्स बहुत कम होते थे। मेरे ख्याल से कुछ 240 रुपया कुछ स्टंटमैन की पगार होती थी उस टाइम, एक दिन की। मतलब 8 घंटे की शिफ्ट थी 8 घंटे की शिफ्ट, अभी भी 8 घंटे की है। अच्छा स्टंटमैन की 8 घंटे की है। अच्छा, स्टंटमैन के। हाँ, तो 240 रुपये जो है वो स्टंटमैन की फीस, मतलब शिफ्ट के वेजेस होते थे हमारे। ये कब की बात होगी? 89 में, 89-90 की बात है। डुप्लीकेट जो अगर हम लोग किसी का डुप्लीकेट करते थे तो उस टाइम में 540 रुपये मिलते थे। अच्छा, तो जब मैं नया नया बना था ना, तो मेरी हाइट बहुत कम, मतलब अभी शायद थोड़ा भर गया हूँ तो इसके लिए ऐसा लगता है, बट लेकिन उस टाइम में बहुत कौला सा छोटा सा, बिकॉज जस्ट एसएससी से निकला था मैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे के निकला था और काम धंधे पे लग गया था। तो बहुत दुबला सा था, तो मुझे ज़्यादातर लोग है ना लेडीज़ डुप्लीकेट के लिए बुलाते थे। तो हीरोइंस के डुप्लीकेट वगैरह करता था मैं। हीरोइंस के भी जी डुप्लीकेट? हाँ, हीरोइंस के भी डुप्लीकेट किए मैंने। वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, उसमें करना क्या है। हेयर लगा के? हेयर लगाते थे, बाकायदा बॉडीज लगाते थे, लाइक ब्रास लगा के उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉटन्स वगैरह डाल करके, पूरा कॉस्ट्यूम पहन के, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, सब कुछ करके करते थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने तो मतलब स्टंट के लिए? स्टंट्स के लिए, खासकर अच्छा, स्टंट्स के लिए। स्टंट्स के लिए, ओके। तो ऐसा काफ़ी मैंने लेडीज डुप्लीकेट भी काफ़ी किया उस टाइम पे। कभी सर अतीत में आप जाते हैं, जब बैग जाते हैं, या कभी आपको जब फुर्सत होती होगी, जब आप अकेले में बैठते हैं, आपको क्या ये महसूस होता है कि एजाज गुलाब एक्शन डायरेक्टर है या फिर वो एक कलाकार है जो रोज़ मौत के मुंह से वापस घर लौटता है? बिल्कुल सर, ये जो मेरी जो लाइफ की जर्नी है ना, वो हमेशा से ऐसी रही कि जब मैं स्टंट्स के लिए घर से निकलता था, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं किसी को नहीं बताता सिवाय मम्मी के। तो फील तो होता था कि पता नहीं आज शायद वो स्टंट्स करने के बाद, क्योंकि 95 में बहुत कम अरसे में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और उससे सर्वाइव करके निकला था, क्योंकि वो सर्वाइव करके निकलना करीबन 9 महीने लग गए थे उसके लिए। अच्छा, तो उसके बाद भी हर बार जब मैं एक नए स्टंट्स के लिए जाता था तो ये फील तो होता ही था कि पता नहीं आज घर आऊँगा या हॉस्पिटल पहुँचूँगा। बट बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सब कुछ अच्छा हुआ और अच्छे मौके मिले, जैसे डुप्लीकेट करने का मौका मिला, फिर असिस्टेंट बनने का मौका मिला, देन एक्शन डायरेक्टर बनने का मौका मिला। फिर उसके बाद जब मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने एक मौका और दिया फिल्म डायरेक्शन करने का, तो मैंने अब तक 56 डायरेक्ट भी की। तो लाइफ की जर्नी जो है ना, वो मेरी मतलब अचीवमेंट एक के बाद एक दूसरा अचीवमेंट कह सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए तो ये अचीवमेंट था कि मैं स्टंटमैन स्टार्ट किया हूँ, तो मैं एक अच्छा असिस्टेंट बन गया, अच्छा बॉडी डबल बन गया, तो हमारे लिए जो अचीवमेंट्स और रिवॉर्ड्स तो यही हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे एक्शन डायरेक्टर बना, शूट आउट एट लोखंडवाला का आईफा का अवार्ड मिला, तो और एक अच्छा लगा कि चलो भाई अभी थोड़ा जर्नी और अच्छी हो जाएगी। देन उसके बाद जब डायरेक्शन का चांस मिला तो एक और अचीवमेंट साथ में जुड़ गया। तो ये देखने के बाद मतलब अच्छा लगता है बहुत कि सर बहुत सारे जो हम जैसे लोग, जो कॉमन लोग जो है, जो फिल्म देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो एक्शन डायरेक्टर है वो जो फाइट हो रही है या फिर कुछ चेजिंग चल रही है, बस केवल वही उसका काम है।
इसको आप थोड़ा एलोबरेट करके थोड़ा बताएं कि जो नए लोग जो एक्शन डायरेक्टर बनना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है? सर प्रोसेस थोड़ा सा, बिकॉज एक्शन डायरेक्टर के लिए ना जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर्स जो है वो स्टंट के सीन के दौरान सब कुछ एक्शन डायरेक्टर पे निर्भर होता है उसका। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी के अंदर स्क्रिप्ट में कई बार होता है कि यहाँ पर आके एक्शन शुरू होता है ओके। और एक्शन का एंड में जो है वो हीरो हमारा जीत जाता है। बट वो एक्शन शुरू कैसे होगा, उसको डिजाइनिंग कैसी होगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, अगर विलन है तो अपने कितने आदमियों के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल इस रूम में हम लोग फाइट कर रहे हैं तो इस रूम के क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हीरो का पावर दिखाने के लिए क्या तोड़ना है, टेबल तोड़ना है, वॉल तोड़ना है, झूमर तोड़ना है या क्या करना है। तो ये पूरे एक स्टोरी लाइन बनानी पड़ती है हमारे को। अच्छा। सो जहाँ पर राइटर ने ये बोल दिया कि यहाँ पर आके एक मेरा क्लाइमेक्स शुरू होता है और सारे लोगों विलन्स को मारने के बाद हीरो जो है वो अपनी हीरोइन को लेके गाड़ी में बैठ के चला जाता है। ये हमको बता दिया। अभी हमको इसके बीच की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना वो मुझे क्रिएट करनी पड़ती है, एक्शन डायरेक्टर को क्रिएट करनी पड़ती है कि किस तरीके से ये पूरा जो क्लाइमेक्स है वो ऑडियंस को पसंद आए, क्या क्या देखने को मिले उनको, कहाँ से शुरू करेगा, हीरो का हीरोइज्म कहाँ दिखे। तो ये पूरा सीक्वेंस फिर जो है हम लोग अपने हिसाब से बनाते। तो सर इसमें कैमरे का भी इतना रोल है? जी हाँ। तो उसमें लेंस क्या लगेंगे, कैसे शूट होगा, वो सब प्लानिंग? वो प्लानिंग भी हमारी होती है। बिकॉज क्या होता है कि अगर मैंने किसी सीक्वेंस को सोचा, किसी को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ क्रिएट करना पड़ती है। मुझे क्लोजअप कौन से शॉट के लिए चाहिए, अच्छा। मुझे वाइड भी किस में दिखेगा, अगर स्टंट्स है तो स्टंट्स को किस एंगल में दिखेगा, लो एंगल में अच्छा दिखेगा, आई लेवल पे अच्छा दिखेगा, या इसको टॉप में मुझे कैमरा रख के देखना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं ना तो अपने माइंड में उसको क्रिएट करते रहते हैं। अच्छा। कि एक क्रिएशन चलता था कि जितने एक काम करते हैं, अगर वो ग्लास ब्रेक करके अगर आ रहा है और उसको ज़मीन पे गिरना लेना है, अगर मैं सेफ्टी के तौर पे ज़मीन पे नहीं डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हीरो दिखाना है मुझे, बट क्योंकि डुप्लीकेट कर रहा है तो मुझे उसका फेस किस तरीके से कवर करना चाहिए, फिर नेक्स्ट शॉट में हीरो रिवील कैसे होना चाहिए, तो उसके जो एंगल्स है वो हम ही लोग डिसाइड करते हैं। काफ़ी बारीकी है। जी हाँ, जी। एक अगर स्टंटमैन को एक्शन डायरेक्टर बनना है ना तो उसको कम से कम, जो हमारी एसोसिएशन नॉर्म्स है कि कम से कम 8 साल तक उसको एज एन असिस्टेंट काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसको 8 असिस्टेंट? बिकॉज उसका जस्टिफिकेशन ऐसा है कि उसको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और साथ ही साथ कैसे सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और क्योंकि जो लोग स्टंट खुद करेंगे ना वही ये जान पाएंगे। तो बाहर का FTI से पढ़ के आने वाला आदमी कभी भी एक अच्छा एक्शन डायरेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज उसको उसके नॉर्म्स नहीं मालूम, उसको सेफ्टी नहीं मालूम है, उसको सीक्वेंस कैसे करना है वो नहीं मालूम है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, जैसे हमने अब्बास भाई के साथ काफ़ी कुछ सीखा है कि कहाँ कैसे अब्बास भाई कैमरा एंगल्स रखते थे, कैसे क्या डिज़ाइन, किस एंगल में कौन सा शॉट जो है बेहतरीन दिखता है। तो ये तो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो इसलिए हर एक्शन डायरेक्टर को एक्शन डायरेक्टर बनने के पहले 8 साल कम से कम एज एन स्टंट असिस्टेंट रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपकी जर्नी के बारे में, सारे दर्शकों को आपने बताया, आपका पेन आपने बताया, आपकी हैप्पीनेस आपने बताई। आपका तहे दिल से शुक्रिया, और मैं दुआ करूँगा कि आपकी डायरेक्शन में जल्द ही एक बहुत बड़ी फिल्म है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर मिलेंगे फलसफा के एक नए एपिसोड में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद।